Assalamu alaikum viewers. In this lecture we will solve the illustration number 9. Let's get started. From the following trial balance of Bashir and Sons, prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2023 and a balance sheet as at that date after making a necessary adjustment. सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. ड्राइंग्स आपको पता है कि जब ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स. प्लांट एंड मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट है. डेप्रिसिएशन, ये मैंने आपको पहले बताया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि जब डेप्रिसिएशन आपके ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो उसका एक इफेक्ट होगा, राइट. तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. लीज होल्ड प्रेमिसेस, ये आपके नॉन करंट एसेट्स हैं. जैसे फ्री होल्ड प्रेमिसेस था, इसी तरह लीज होल्ड प्रेमिसेस है कि कोई चीज़ आपने लीज पे ली है, राइट. तो उसके अगेंस्ट आपको राइट टू यूज़ ऑफ एन एसेट मिला है और उसकी बेसिस के ऊपर आप कैपिटलाइज करें इसको बैलेंस शीट में. नेक्स्ट कैपिटल, ये आपके शेयर होल्डर इक्विटी में आएगा. लोन फ्रॉम बैंक एट 5%, 6400. ये आप बैंक से बोरो कर रहे हैं 6400, उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट. तो ये आपकी करेंट लाइबिलिटी है. जब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मेंशन ना हो क्वेश्चन के अंदर कि जो लोन आप एक्वायर करें हैं बैंक से, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है या करंट लाइबिलिटी है, तो एज़ पर योर जजमेंट आप उसको करंट लाइबिलिटी में भी डाल सकते हैं या फिर नॉन करंट में भी डाल सकते हैं. वो कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, बस उसकी वैल्यू को देख लें. अगर आपको वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट हैवी अमाउंट नहीं लग रही तो उसको आप करंट लाइबिलिटी में डाल सकते हैं, ठीक है. अगर हम 6400 का 5% लेते हैं तो देखिए आपके पास जो भी वैल्यू आती है. अब ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ्स, अगर हम चेक करें हमारे पास 6400 का हम ले रहे हैं 5%, राइट. क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट इसका क्या बन रहा है 320. अब 320 में से माइनस करते हैं आप 160 तो रिमेनिंग 160 आता है. यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ्स इज़ 160, विच मीन्स कि आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 6 मंथ्स का होगा वो एक्रूड इंटरेस्ट होगा, राइट. तो जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है वो एक तरफ आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होती है और दूसरी तरफ वो आपके 160 अमाउंट जो आपने पे की है इंटरेस्ट की उसमें ऐड हो जाती है, राइट. तो ये लोन फ्रॉम बैंक आपकी करंट लाइबिलिटी है. इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ्स ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, राइट. उसके बाद लोन टू मिस्टर एक्स एट 5%, 7760. पहले आप लोन एक्वायर कर रहे थे बैंक से, अब आप अपने क्लाइंट को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. हो सकता है कि आप किसी ऐसी फॉर्म में डील कर रहे हो, ऐसी सर्विसेज में डील कर रहे हो जिसमें आप मनी लेंडिंग पे देते हैं, ठीक है. तो आप जब मनी लेंड कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपके एक्रूड रिसीवेबल या रिसीवेबल्स होते हैं, मनी रिसीवेबल्स होते हैं, ठीक है. तो अल्टीमेटली लोन टू मिस्टर एक्स जो है वो आपके रिसीवेबल्स हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड लोन फॉर 6 मंथ्स, इस पे आप 194 इंटरेस्ट रिसीव कर चुके हैं, राइट. तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 7760 मल्टीप्लाई कितना परसेंट इंटरेस्ट आप ले रहे हैं. अब जब मनी देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो इसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. तो 7760 को मल्टीप्लाई करें हैं 5 डिवाइडेड बाई 100 तो 388 आता है. अब अगर नोटिस करें तो 388 में से माइनस करते हैं हम 194, तो रिमेनिंग 194 ये वो अमाउंट है जो बेसिकली आपने रिसीव करनी है अपने क्लाइंट से. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है और इसमें 194 में 194 मज़ीद ऐड हो जाएगा तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 388. ये 388 आपका एनुअल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव है जो अल्टीमेटली आपने रिकॉर्ड करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में. और दूसरी तरफ क्योंकि 194 ये वो अमाउंट है जो आपके क्लाइंट की तरफ से ड्यू है बट दे हैव नॉट पेड येट टू यू, राइट. बिजनेस को भी पे नहीं की, तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. तो ये जब हम लोन टू मिस्टर एक्स हम अपने करंट एसेट में लिखेंगे तो उसके साथ 194 एक्रूड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड करके लिखेंगे, राइट, अपने करंट एसेट्स में. परचेजेस एंड सेल्स, परचेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं और सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रीट करेंगे रिटर्न. अब ये देखें कि ये आपकी सेल्स रिटर्न है और ये आपकी परचेजेस रिटर्न है. सेल्स रिटर्न आपकी डेबिट साइड पे गिवन होती हैं और परचेजेस रिटर्न आपकी क्रेडिट साइड पर गिवन होती हैं. ओपनिंग स्टॉक आपका जो लास्ट ईयर का
क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग का ओपनिंग स्टॉक बनता है, बिगनिंग ईयर बैलेंस बनता है। ये वो स्टॉक होता है जो लास्ट ईयर में सेल नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर का कि बिगनिंग में हम इसको ब्रॉड डाउन कर रहे होते हैं, सो इट बिकम्स ओपनिंग स्टॉक। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी के साथ इंगेज होता है। कोल एंड गैस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अप्रेंटाइज फी फॉर 2 ईयर। अच्छा ये देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली आप एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए एक बेसिकली फ़ी मिल रही है उनको, जिसको हम अप्रेंटाइज फ़ी कहते हैं। अब ये 2 इयर्स की फ़ी है, ठीक है। ये फंडिंग्स मिल रही हैं कि अब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग पे भेजें, उनके लिए हम आपको फंडिंग्स देते हैं, ठीक है। तो ये फंडिंग्स जो है आपके इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे होती है ना कि गवर्नमेंट से आपको फंडिंग मिलती है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, हम आपको फंडिंग्स देते हैं। या गवर्नमेंट आपको एक इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए ये कहता है कि आप प्लांट लगाएं, तो प्लांट की जो भी कॉस्ट होगी उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, राइट। तो वो 50% वो देते हैं और 50% आप एडिशनल कॉस्ट बेयर करते हैं। अब ये वो फ़ी है जो आपको बाहर के सोर्स से फंडिंग्स मिल रही है जिस पर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करिए, तो ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, राइट। अब ये 2 इयर्स की मिली है, हम रिपोर्टिंग 1 ईयर की करते हैं। इसका मतलब 1 साल की वो इनकम है जो अनअर्न्ड है, यानी इस साल से बिलोंग नहीं करती, इस साल आपने वो यूज़ नहीं की। तो ये 1 क्या आप करेंगे, 19200 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 9600। तो आपने जब इनडायरेक्ट इनकम में अप्रेंटाइज फी फॉर 2 ईयर लिखनी है तो उसमें 19,200 में से 9600 को डिडक्ट करेंगे, तो करंट ईयर की जो इनकम रिकॉर्ड होगी वो 9600 ही होगी, राइट। और ये जो अप्रेंटाइज फी फॉर 2 ईयर, ये अनअर्न्ड इनकम जो है ये एक तरफ आपकी करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, राइट। तो इसके 2 इफेक्ट्स होंगे। एक इफेक्ट होगा आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में से डिडक्शन होगी नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है जो इस साल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, विच इज़ द हाफ वैल्यू ऑफ 19,200, और जो 9600 है वो दूसरी तरफ आपकी करंट लायबिलिटी में जाएगी। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ये आपकी डेटर्स हैं और ये वैल्यू आपकी क्रेडिटर्स की है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है, राइट। बिल्डिंग आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 3%। अब आप नोटिस करें तो बिल्डिंग की जो डेप्रिसिएशन है इन्होंने वैल्यू दे दी है 438। अब इन्होंने प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग में दी है तो इसका इफेक्ट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, विच मीन्स ये आपकी बिल्डिंग की वैल्यू से बैलेंस शीट में डिडक्ट नहीं होगी। तो ये जो बिल्डिंग की वैल्यू दी है ये डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके नेट वैल्यू दी गई है, राइट। एडिशन टू बिल्डिंग की जो वैल्यू है ये बिल्डिंग में ऐड होके बैलेंस शीट के अंदर रिपोर्ट होगी। फ्रेट, ये कार्गो चार्जेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसका एक इफेक्ट होता है। इनकम टैक्स अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो ये आपके ऑनर का टैक्स होता है, तो ये कैपिटल में से डिडक्ट होगा। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 दी गई है, ये रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू है। इस पर मैं डेट रिकॉर्ड करना भूल गई थी, ये रिपोर्टिंग डेट की वैल्यू है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इसको नॉन करेंट एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। कैश इन हैंड आपका करेंट एसेट्स है। और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास वैल्यू है 40,000। राइट ऑफ बैड डेट्स, आप नोटिस करें तो राइट ऑफ बैड डेट्स 2400, ये वो वैल्यू है जो आप रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपने करना ये है कि आपने डेटर्स में से 2400 को डिडक्ट करना है, राइट, अपने बैलेंस शीट के अंदर। और दूसरी तरफ क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर एट 5%। आप डेटर का 5% कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे कि डेटर की एक्चुअल वैल्यू के ऊपर करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि डेटर की वैल्यू है आपके पास, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, दिस पोर्शन। जी मैं इस वैल्यू को रिकॉर्ड कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। डेटर की वैल्यू है 33,200 और क्रेडिटर की वैल्यू है 21600, राइट। तो आपने करना ये है कि आप डेटर की जो वैल्यू है 33,200 उसमें पहले आप लेस करेंगे 2400 विच इज़ योर बैड डेट्स। तो जब आप इनको लेस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 30,800। अब इस 30,800 ये वो वैल्यू है जो रिकवरेबल वैल्यू है, यानी जो आप अपने कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। इसके ऊपर 5% रेट अप्लाई करेंगे
इस पार्ट को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो 30,800 का 5% लेंगे तो आपके पास न्यू प्रोविजन क्रिएट होगी, राइट। और दूसरी तरफ प्रोवाइड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर को ग्रॉस प्रॉफिट का 2% कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट में आपने एंट्री पास की, इसका मतलब इसका कहीं पर भी इफेक्ट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने क्या करना है कि जब आप COGS को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद जब आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट का 2% एज एन इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी तरफ करेंट लायबिलिटी में इसको वर्क मैनेजर कमीशन पेएबल के नाम से इसको रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो ड्यू है इस साल की बट आपने पे नहीं की, तो इसकी 2 एडजस्टमेंट्स होंगी। जनरल मैनेजर्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब बेसिकली होता यह है कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रीट करने के बाद अपनी इनकम में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5% कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जनरल मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। अब जब मैंने आपको बताया था आफ्टर का वर्ड जब आता है तो 5 डिवाइडेड बाई 105 करते हैं, बिफोर का वर्ड आता है 5 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, इस चीज़ को देख लेना है। Goods taken away by the owner for his private use were ₹3,000 for which no entry was passed. अब ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉ की हैं जिसकी कोई एंट्री भी रिकॉर्ड नहीं की गई, राइट। तो आपने करना ये है कि गुड्स को परचेजेस से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो परचेजेस में से 3,000 को डिडक्ट करना है। दूसरी तरफ हम कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस कर रहे होते हैं, राइट। तो ड्राइंग्स में हम इस वैल्यू को 3,000 को ऐड करके ड्राइंग्स को डिडक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी ड्राइंग्स ही हैं आपकी। ऑनर जब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को, कैश को, किसी भी चीज़ को विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग्स ही कहते हैं। तो ड्राइंग्स में ये वैल्यू ऐड होके कैपिटल में से डिडक्ट होगी। देयर वॉज अ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑन 15 दिसंबर 2023 टू द एक्सटेंट ऑफ ₹20,000 नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। अब ये वो अमाउंट है जो कि गुड्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से आपको रिकवर नहीं हो सके, इंश्योरेंस आपने कवर करने की कोशिश की पर रिकवर नहीं हो सकी, राइट। तो ये लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर जो है ये एक तरफ आपका डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, राइट, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सेल्स को आप देखेंगे, जो भी वैल्यूज़ आती जाएंगी मेरी कोशिश होगी मैं इनको हाईलाइट करूं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। परचेजेस एंड सेल्स की वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू है आपके पास, राइट। तो इसको हम देख लेते हैं। जी, परचेजेस की वैल्यू है 74400, राइट, और सेल्स की वैल्यू है 191200। तो 191200 में आपके पास सेल्स रिटर्न गिवन है, दिस वन, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। राइट, तो 4000 आपके पास सेल्स रिटर्न है जिसको हम रिटर्न इनवॉइस भी बोलते हैं। आप सेल्स में से इस वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 187200। इसमें से फिर आप COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करेंगे, यानी सेल करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट इंक्लूड हुई है, राइट, ड्यूरिंग द ईयर। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक, आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर इंफॉर्मेशन ये मेंशन होती है। हम ओपनिंग स्टॉक को देखते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस पार्ट को। दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक, राइट। ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस को ऐड करते हैं, तो परचेजेस है हमारे पास 74400। अब परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न को लेस करते हैं। परचेजेस रिटर्न हमारे पास 1000 थे, राइट, 1000 को लेस कर दिया। फिर आप अगर नोटिस करें तो एडजस्टमेंट में ये मेंशन था कि ऑनर विड्रॉ करे गुड्स को प्राइवेट यूज़ के लिए, 3000 की अमाउंट थी, तो हमने परचेजेस में से ये वैल्यू डिडक्ट कर दी, क्योंकि जो गुड्स होती हैं, मैंने आपको अगेन ये बात रिपीट की है, वो गुड्स आपकी रॉ मटेरियल को रिफ्लेक्ट करती हैं, और रॉ मटेरियल को हम परचेजेस के साथ मेंशन कर रहे होते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर, यानी फाइनल स्टेटमेंट्स में, राइट। अब गुड्स ड्रॉन बाय द ऑनर 3000 को हमने मजीद डिडक्ट किया, तो हमारे पास नेट परचेजेस ये वैल्यू आई, जिनमें से हम एडजस्टमेंट में एक और वैल्यू को डिडक्ट करेंगे। गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फॉर हिज प्राइवेट यूज़
3000 इसको हमने डिडक्ट कर लिया. देयर वाज अ लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर जो इंश्योरेंस के थ्रू कवर नहीं हुआ तो उसको भी हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ये वो चीज़ है जो गुड्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो गुड्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रही है. इसको भी रिड्यूस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50,400. तो ये आपने फाइनल कॉलम में मेंशन कर दिए जो आपके नेट परचेजेस हैं. इस नेट परचेजेस में आपके पास एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 40,000, यू कैन सी दैट. तो 40,000 को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 60,000, राइट. अब 60,000 में आपने तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है. आपके पास क्वेश्चन में कौन कौन से हैं. सबसे पहले वेजेस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है. कोल एंड गैस, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है. और लास्ट में ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस है 2000 रेट. ये आपने तीनों को इस अपने नेट परचेजेस में ऐड करना है. तो ये जब चारों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी तो ये हमारा COGS बनेगा, राइट. अब COGS वो कॉस्ट होती है जो सेल करने के लिए हम कॉस्ट इनकर्ड कर रहे हैं. तो ये सेल्स में, नेट सेल्स में से ये वैल्यू डिडक्ट हो जाती है, राइट. तो नेट सेल्स में से अपनी COGS की वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 115600. अब 115600 जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो प्राइमरीली आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने से मिल रही होती है आपको. उसमें हम सबसे पहले इनडायरेक्ट इनकम को या अदर इनकम को ऐड करते हैं. तो हमारे पास अदर इनकम कौन कौन सी थी. सबसे पहले अगर हम नोटिस करें तो हमारे पास जो प्रोमिनेंट थी वो ये थी, अप्रेंटाइज फ़ी फॉर 2 years. इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ये वो फ़ी थी जो हमें फंडिंग्स के फॉर्म में मिली थी. बिजनेस की ये इनकम थी जो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर लगा रहे हैं. तो 1 साल का जो एक्सपेंस था वो इसका हाफ था, क्योंकि 2 years की आपको फंडिंग्स मिली थी, राइट. तो आपने क्या करना है कि आपने टोटल फ़ी में से 1 year की फ़ी को डिडक्ट करना है. तो 1 साल की आपकी इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है. ये अनअर्न्ड इनकम है जिसको नेक्स्ट ईयर के अंदर रिपोर्ट होना चाहिए. सो एक तरफ ये आपके करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू से डिडक्ट होगी. दूसरी तरफ क्योंकि ये अनअर्न्ड फ़ी है या अनअर्न्ड इनकम है तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी यानी बैलेंस शीट में जाएगी, राइट. दूसरी तरफ एक और चीज़ है हमारे पास, लोन टू मिस्टर एक्स. आप मिस्टर एक्स को लोन दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है. कितना 194 6 months का मिल रहा है. और उसमें 194 मज़ीद आपका एक्रूड इंटरेस्ट है तो आप ऐड करेंगे. अगर आप नोटिस करें तो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ 194 और एक्रूड इंटरेस्ट जो 6 months का पेंडिंग है आपके डेटर की तरफ से, दोनों को हमने ऐड करके रिपोर्ट कर दिया, राइट. अब एक और चीज़ है क्वेश्चन में आपके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आप नोटिस करें तो आपकी ओल्ड प्रोविजन इज़ 5000, राइट. और आपके बैड डेट्स हैं 2400 और 5% डेटर का अगर आप लेते हैं आपके पास वैल्यू थी 33,200, राइट. उसमें से 2400 को आपने डिडक्ट किया था तो आपके पास 30,800 आया था. इस 30,800 का अगर आप 5% लेते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, इसको देखते हैं. 1540. अब 1540 आपकी न्यू प्रोविजन है, राइट. अगर आप नोटिस करें 2400 में ऐड कर दें 1540 तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है 3940. अब जो करंट ईयर की प्रोविजन प्लस बैड डेट्स हैं ये आपकी वैल्यू आपकी ओल्ड प्रोविजन से लेस है. जब आपकी ओल्ड प्रोविजन ग्रेटर हो जाती है देन द करंट ईयर प्रोविजन प्लस बैड डेट्स, तो इसका मतलब ये कि आपकी ओल्ड प्रोविजन एक्सीड कर रही है, एक्सेसिव है. तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपकी इनकम होगी, राइट. तो आप इसको अदर इनकम के अंदर रिपोर्ट करेंगे. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में आप ओल्ड प्रोविजन को टॉप पे रखेंगे 5000, बैड डेट्स को डिडक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई 2600, न्यू प्रोविजन को भी डिडक्ट कर दिया 1540 और आपके पास 1060 जो वैल्यू है ये आपकी ओल्ड प्रोविजन की आई है विच इज़ अल्टीमेटली योर इनकम. देखिए लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने ये बात की थी कि ओल्ड प्रोविजन क्यों आपकी क्रेडिट साइड पर मेंशन होती है, ये क्यों ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रही होती है. ओल्ड प्रोविजन ये वो प्रोविजन होती है जो आप
एस्टिमेशन बेस्ड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एक्सपेंस को, जो कि फ्यूचर में आपको नहीं पता कि वो अराइज होगा या नहीं अराइज होगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर कि हो सकता है कि फ्यूचर में आपका डेटर आपको ना पे करे, और उसकी बेसिस पे जब ग्रेटर देन 50% चांसेस होते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट आप अपने एसेट्स को ओवर एस्टिमेट करके बैलेंस शीट पे शो नहीं करना चाह रहे होते। अब लेट सपोज आपके डेटर ने पे कर दिया, तो इसका मतलब कि लास्ट ईयर की जो प्रोविजन बनाई थी, ठीक है, दैट वाज यूजलेस इन दिस ईयर, तो उसको हमने क्रेडिट साइड पर शो कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं अब उसी के एक्सपेंस को हमने एज एन इनकम शो कर दिया। सो ओल्ड प्रोविजन इज आर इनकम नाउ, राइट। अब इस इनकम को उन्हीं के अकाउंट्स के अंदर कहीं ना कहीं हमने एडजस्ट करना है, राइट। तो ओल्ड प्रोविजन को इसीलिए हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस से डिडक्ट करके वैल्यू शो कर देते हैं। तो हमारे पास 1060 जो है वो ओल्ड प्रोविजन विच इज़ आर इनकम हमारे पास आ रही है, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये 3 इनडायरेक्ट इनकम के अकाउंट्स थे, इन तीनों को ऐड कर लिया, हमारे पास 11,048 आया। तो हमने 115600 में इस वैल्यू को ऐड किया, तो हमारे पास टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये हमारे पास टोटल इनकम है। जिसके बाद हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस करने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आपके पास आ जाता है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 360, इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप नोटिस करें तो आपने लोन एक्वायर किया था बैंक से, तो 160 इंटरेस्ट पे किया था, तो 160 इंटरेस्ट पेड प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 160, दोनों को ऐड करके 320 रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें आप तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 160, एक्रूड इंटरेस्ट 160 ऐड किया तो 320 हो गया, राइट। अब प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन का मैंने आपको बता दिया था, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी है 438, इसको भी हमने रिपोर्ट कर दिया, राइट। उसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे, सैलरीज को भी डिडक्ट कर लेंगे। रिमेनिंग हमारे पास एडजस्टमेंट्स में देख लेते हैं, सैलरीज भी आ गया और आपके पास जनरल एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, राइट। ये दोनों एक्सपेंसेस। दूसरा एडजस्टमेंट में गिवन था कि आप वर्क मैनेजर को कमीशन पे कर रहे हैं 2% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू थी 115600, तो 115600 का 2% लिया तो आपके पास 2312 आ गया, राइट। इसके अलावा आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर जो है ये आपका एक्सपेंस था। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। समटाइम्स कोई ऐसी चीज़ होती है जो इफेक्ट नहीं कर रही होती, उसका एक ही इफेक्ट होता है, वो भी आने वाले क्वेश्चंस में इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कौन से ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनका एक ही इफेक्ट होता है, इवन अगर एडजस्टमेंट में भी गिवन है। लेकिन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर जो है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, राइट। तो आपने इसको भी ट्रीट कर दिया इसमें। उसके बाद आपके तमाम एक्सपेंसेस ट्रीट हो चुके हैं, राइट। अब तमाम अपनी टोटल इनकम में से आप तमाम इन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देंगे, राइट। इन एक्सपेंसेस को, जिनको मैं ग्रीन हाईलाइट कर लेती हूँ, राइट। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपके जनरल मैनेजर को कमीशन पे करने से पहले हमने कैलकुलेट किए हैं। अब जब इसमें से टोटल इनकम में से ये तमाम एक्सपेंसेस को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास एक सर्टेन वैल्यू आएगी, राइट। तो उस वैल्यू का वो वैल्यू आ रही है 64578। आपके पास इसमें से इसको डिडक्ट करने के बाद आ रही है वैल्यू 64578। उसका 5% लिया, 5 डिवाइडेड बाय 105, क्योंकि आफ्टर डिडक्शन था। जब बिफोर डिडक्शन होगा तो 5% होगा, आफ्टर होगा तो अल्टीमेटली 5 डिवाइडेड बाय 105। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आपने जो ये वैल्यू अपने नेट प्रॉफिट की कैलकुलेट की थी 64578, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसमें से आप 3075 को भी लेस कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, राइट।
तो इन सिंपल वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि आप इन तमाम वैल्यूज़ को पहले ऐड करेंगे, ये तमाम आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और उसके बाद इस टोटल इनकम में से ये वाली वैल्यू को डिडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरह से कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए अगर आपने करना है तो फिर ये कर सकते हैं कि ऑलरेडी आपने नेट टोटल इनकम में से बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तो लेस किया है, तो आपके पास ये वैल्यू आई 64578। अब 64578 में से ये वैल्यू को भी डिडक्ट कर दें तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगर पेपर में आपके पास टाइम कम होता है तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले आप करेंट एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे, आपके क्वेश्चंस में मेंशन है। हम देख लेते हैं करेंट एसेट्स। सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड आ जाता है, उसके बाद आप डेटर्स को रिकॉर्ड करें, राइट। तो डेटर्स की वैल्यू आपके पास आ रही है, आप क्वेश्चन में फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास डेटर की वैल्यू है। इसमें आपके पास एडजस्टमेंट में गिवन थे बैड डेट्स। एडजस्टमेंट में बैड डेट्स हों तो उसका मतलब ये है कि आपके डेटर की वैल्यू एडजस्टेड नहीं है, एडजस्ट करने वाली है। तो सबसे पहले 2400 को बैड डेट से रिड्यूस करेंगे और उसके बाद 30,800 का 5% लेके न्यू प्रोविजन को डिडक्ट करेंगे, तो ये नेट डेटर्स की वैल्यू आ गई, राइट। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 था, वो आपके एडजस्टमेंट में मैंशन था। अच्छा, उसके बाद लोन टू मिस्टर एक्स, ये आपकी करंट एसेट्स हैं जो फ्यूचर में आप अपने क्लाइंट से रिसीव करनी है अमाउंट 7760। इसका 5% जो इंटरेस्ट था वो आपके पास टोटल अमाउंट बनती थी 388, जिसमें से 194 आप रिसीव कर चुके हैं, तो रिमेनिंग जो 194 है वो आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, राइट। तो 194 को ऐड करके आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी करंट एसेट्स नहीं है, तो इन तमाम चीज़ों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल करंट एसेट्स ये आ गए, राइट। अब नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, आपके इंटेंजिबल एसेट्स आते हैं और आपके फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, तो ये हाईलाइटेड हैं। फर्नीचर, सबसे पहले फर्नीचर बिल्कुल लास्ट में गिवन था। फर्नीचर की वैल्यू 20,000, क्योंकि ये ईयर एंड के ऊपर बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होती। अगर बिगिनिंग ईयर में करनी होती, बाय किया होता तो फिर इसको डेप्रिशिएट करे होते। प्लांट एंड मशीनरी की यहाँ टॉप पे वैल्यू है 11640, क्योंकि डेप्रिसिएशन को एडजस्ट ऑलरेडी किया है तो इसकी एज इट इज़ वैल्यू रिकॉर्ड कर देंगे। बिल्डिंग में एडिशन टू बिल्डिंग को ऐड करके एक साथ रिकॉर्ड करेंगे, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी लीज होल्ड प्रेमिसेस भी आपके नॉन करेंट एसेट हैं, जिस पे आप कोई एसेट लीज पे ले रहे हैं और आपको राइट टू यूज़ ऑफ एन एसेट मिल रहा है, और एज पर द स्टैंडर्ड्स जब भी आपको राइट टू यूज़ ऑफ एन एसेट मिलता है उस टाइम उसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट में। तो इन आपने तमाम नॉन करेंट एसेट को प्लस किया तो ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब ऐड किया तो टोटल एसेट्स 153,410 वैल्यू आ रही है, राइट। करंट लायबिलिटी में अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास सबसे पहले आ रही थी अप्रेंटाइज फी फॉर 2 ईयर्स जो थी, इसमें 1 साल की फ़ी हमारी अनअर्न्ड थी, तो अनअर्न्ड अप्रेंटाइज फी विच वाज 9600 उसको हमने करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हम लोन ले रहे थे बैंक से, उसके ऊपर हमने 160 पे किया था, 160 पे नहीं किया था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 160 को रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। और उसके साथ लोन फ्रॉम बैंक 6400 भी करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ एडजस्टमेंट में गिवन है वर्क मैनेजर कमीशन 2312 जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिपोर्टेड थी उसको भी रिकॉर्ड कर देंगे, और जनरल मैनेजर कमीशन भी रिपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो आपकी तरफ से ड्यू है बट आपने पे नहीं की। और क्रेडिटर्स भी गिवन है आपके दिस वन 21600, इनको प्लस करेंगे तो टोटल लायबिलिटी की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी पार्ट पे मूव करेंगे तो कैपिटल आपके पास गिवन है 63200 में आपने नेट प्रॉफिट को ऐड किया जो आपके पास था 61503, दोनों को ऐड किया आपके पास वैल्यू आ रही है 124703। इसमें आपने ड्राइंग्स को तो लेस करना है, लेकिन ड्राइंग्स के साथ ड्राइंग्स ये हैं आपकी, ड्राइंग्स के साथ आपने गुड्स विड्रॉ की थी फॉर पर्सनल यूज़, राइट, बीइंग एन ऑनर, तो आपने उस वैल्यू को ऐड करके डिडक्ट करने, यानी 10,000 में 3,000 को ऐड करके 13,000 को डिडक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इनकम टैक्स को भी रिड्यूस करना है, तो इनकम टैक्स की वैल्यू आपके पास आ रही है 1440 को भी रिड्यूस करना है, तो इनको माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई,
राइट। ये आपके पास शेयर होल्डर इक्विटी की वैल्यू है। शेयर होल्डर इक्विटी और टोटल लाइबिलिटीज इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ इक्वल, राइट। आपके टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी इक्वल होनी चाहिए। Thank you for watching this. If you like the video, please do subscribe my channel and press the bell icon.